A very good evening to all of you। आपके सामने यहाँ पे जो आपका YouTube चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर आपके 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बेसिकली मतलब ये कि जो बच्चे नहीं जानते हैं कि किस तरह की स्टार्टिंग होती है, इंग्लिश क्या होती है और किस तरह का हम बेहतर परफॉर्मेंस हम पूरी इंग्लिश में लैंग्वेज में दे सकते हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताया जाएगा। एंड आई होप सभी लोग बेहतर जानने की कोशिश करेंगे और जो भी टॉपिक्स आपको डिस्कस करना होगा आप कमेंट्स में भी उसके लिए भी दिखेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, उस पर फिर डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छोटे लेवल से हों या बड़े लेवल पे हों या जिसको मालूम ही नहीं है कि इंग्लिश क्या होती है, किस तरह उसकी स्टार्टिंग होती है, आई थिंक कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब है जो जानते ही नहीं है कि इंग्लिश की स्टार्टिंग कैसे होगा, कैसे हम शुरुआत करें, उनका बेस क्या है, कहाँ से मैं ऐसा शुरुआत को जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो सके, मेरा इंग्लिश स्किल्स जो है बेहतर हो सके, कैसे अपनी लैंग्वेज में, कैसे अपनी ज्ञान को मैं कैसे नॉलेज को इंक्रीज कर सकता हूँ, कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ये बेहतर यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है और यहाँ से बेहतर पूरी कोशिश की जाएगी और पूरा बेस्ट आपको ट्राई किया जाएगा किस तरीके से आपको नया और बेहतर नॉलेज आपको दिया जाए। एंड आई होप आप ध्यान से देखेंगे क्या समझ में है क्या नहीं है। टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत मैंने कहा कि सभी बच्चे जो है इस पर ध्यान ये देंगे कि भाई शुरुआत से स्टार्टिंग हो रही है और क्या छोटी से छोटी टॉपिक है, कहाँ से बेहतर हो सकता है, क्या हमें वो नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि अब हमारी शुरुआत अच्छी से हो सकती है। तो देखते हैं हम लोग। मैं शुरुआत करना चाहूँगा सेंटेंस से। नॉर्मली सभी लोग, मैं आपको इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो होते हैं उनका जो स्टार्टिंग है यहाँ से ही ग्रामर की शुरुआत होगी, इससे भी पहले हो सकता है। इसके सिलेबस होते हैं, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग वीडियोस है यहाँ पे आपका एक नए टॉपिक सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सारे क्लास के बच्चे बिलोंग जितने भी होंगे, चाहे 10th स्टैंडर्ड के, 9th के, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 12 सारे स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वहाँ इन सभी लोगों को यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, सबको फ़ायदा होने वाला है। तो हम सेंटेंस क्या कहते हैं सबको पता होगा। सबको पता होने मतलब क्या, बचपन से सुनते आते होंगे, LKG से लेकर अभी तक जितना लोगों सेंटेंस की डेफिनेशन उन्होंने पढ़ा हुआ है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। गौर समझेंगे। अब कहने का मतलब मैंने कहा कि 0 लेवल से शुरुआत में करूंगा, तो मैं यहाँ से आपको शुरुआत करता हूँ। जैसे डेफिनेशन क्या है आप सभी सुन रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या, इसके पहले हमको जानना होगा कि वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। हमने कोई भी शब्द लिखा, जैसे हमने कोई भी शब्द लिखने का मतलब ये है कि अगर हमने लिख दिया एंड, एक नॉर्मल वर्ड है एंड, चीटी, या हमने लिख दिया मैन, या आप देख सकते हो इसमें 3 सिलेबल हैं, 3 लेटर हैं, ए है, एन है, टी है, या एम है, ए है, एन है। यानी कहने का मतलब है एक वर्ड में 3-3 लेटर या 3 से ज़्यादा, कितने भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उस सबका पर्टिकुलर एक ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, लिख दिया है हमें ए एन, आप देख सकते हैं इसमें 3 लेटर मिला हुआ है, लेकिन जब इन तीनों को हम एक तरह से कंबाइन करते हैं, जोड़ते, एक नया अर्थ निकल के सामने आता है कि मैन मीन्स होता है आदमी हो गया। गौर करेंगे, यानी हमने इन तीनों लेटरों को जब कंबाइन किया तो एक रिजल्ट सामने आया, आदमी। अब इसी चीज को अगर ये कहा दिया जाए एम क्या है, ए क्या है और एन क्या है, तो नॉर्मल चीज है, एम भी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है और एन भी एक लेटर है। कहने का अर्थ है अगर तीनों को अलग अलग किया जाए तो 3 लेटर्स इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन जैसे इन तीनों लेटर को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, एक नया शब्द बन के सामने आ रहा है, आदमी या मैन। तो कहने का अर्थ है लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, वर्ड हो गया। अब ऐसे ही कई वर्ड जब मीनिंग बनते हैं, जब कई वर्ड मिलते हैं, जस्ट एज एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस इज एन ओल्ड मैन, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4 लेटर मिले हैं, 2 लेटर मिला है, यहाँ भी 2 लेटर, यहाँ 3 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर।
अब कहने के सबको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो लेटर्स हो गए, लेकिन जैसे इन लेटरों को मैंने कंबाइन किया तो वर्ड का इस्तेमाल हो गया। यानी एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ, एक वर्ड यहाँ और एक वर्ड यहाँ पे, और इन चार आप 1 2 3 4 5 वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। 5 वर्ड्स आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हैं। दूसरी चीज 5 वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 5 वर्ड में आप देख सकते हैं कि 5 वर्ड में 4 पहले वर्ड में देख सकते हैं कि 4 लेटर, 2 लेटर इसमें, 2 लेटर इसमें, 3 लेटर इसमें, 3 लेटर इसमें। जब अलग अलग हम इसको डिवाइड करेंगे तो लेटर से आता है, लेकिन जैसे ही जोड़ा गया है एक वर्ड, 2 3 4 5 वर्ड है, और इन पांचों वर्ड को अगर हम कंबाइन करते हैं एक नया सेंटेंस सामने नजर आ गया हमारे। इसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो डिफिनेशन बनाया गया को, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स 5 वर्ड्स हैं आपके, इनका एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, और कोई ना कोई ये मीनिंग बताते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए एज एग्जाम्पल, आप देखे भी होंगे, अगर बाय द वे कोई आपके घर पे रिलेशन वाला आता है, आपसे पूछता है, डोंट टेक सीरियसली, आपके घर पे कोई आता है और ये पूछता कि आपके पापा कहाँ हैं, तो आप नॉर्मली कहते हैं कि मेरे पापा जी यहाँ गए हैं, मेरे भाई यहाँ गया हुआ है, मेरी दीदी यहाँ गए हुए हैं, कोई भी आप अपने रिलेटिव को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन बाय द वे अगर हम आपके पास आए और पूछे आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप हमसे ये कहें गए हैं कहीं मेरे पिताजी इस समय, समझेंगे। हम पूछे आपसे कि आपके पापा कहाँ हैं, तो आप हम इस तरह जवाब दें मेरे पापा गए हैं कहीं, क्या बोल रहे हैं। अगर इस तरीके से किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो अगला समझेगा क्या दिमाग तो इसका सटिया गया, पागल हो गया। तो नॉर्मली कहेंगे पिताजी कहीं गए हुए हैं या पिताजी मेरे यहाँ पे गए हैं। अब ये पूछा आप कैसे हैं, अब ये पूछ लिया जा कि आपके भाई साहब कहाँ गए हुए हैं, आपकी माँ कहाँ है, अब हैं गए दफ्तर जी मेरे पिताजी इस समय, इस तरीके से जवाब दीजिए। यानी उसी सेंटेंस को आप तोड़ मोड़ कर जिग जैग कर दे रहे हैं। और लेकिन तरीका क्या है, उसको स्मूथली क्लियरली आप नॉर्मल में बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी दफ्तर गए हुए हैं, लेकिन यह तो करेक्ट सेंटेंस हुआ, क्योंकि यह आपका जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से बोलते हैं तो सेंटेंस को करेक्ट लगता है। लेकिन अगर हम उसको इनकरेक्ट में कह दें मेरे पिताजी हैं गए इस समय दफ्तर, तो अगला सुनने वाला भी घबरा जाएगा कि आपने उसके सामने क्या बोला और क्या बताया। इसलिए सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है, कहा गया है द ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस का मतलब है कि सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगा वो सही होना चाहिए, आगे पीछे हम नहीं कर सकते। ये नहीं कि इस मैन को यहाँ ला दिया जाए, दिस को इज को यहाँ भेज दिया जाए, एन को इधर कर दिया जाए, ओल्ड को लास्ट में कर दिया जाए, इस तरीके से नहीं। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए जिससे हम सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आप ये देख सकते हैं 5 प्रकार के 5 टाइप का मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया है, और पांचों वर्ड का एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि यह जो 5 सेंटेंस आपके 5 वर्ड सामने आए हैं, इन सभी का पर्टिकुलर कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई मतलब है। अगर मतलब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं, यानी मीनिंगलेस सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई अर्थ निकल रहा है, कोई मीनिंग निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। अब होता क्या चीज़ है, आई होप आपको सेंटेंस समझ में आएगा सेंटेंस क्या होता है। लेकिन अगर हम कह दिया जाए एक तरह से फनी लैंग्वेज कह सकते हैं कि एन इज ओल्ड दिस मैन, आप देख सकते हैं सब के सब वर्ड हैं, सिलेबल भी इसमें देखिए, इसमें 2 सिलेबल, इसमें भी 2 सिलेबल। सिलेबल मतलब शब्दांश जो है, 2 लेटर इसमें है, 2 लेटर इसमें है, 2 लेटर 3 लेटर इसमें है, 3 4 इसमें है, 3 इसमें है। तो सबको सबका अर्थ कोई ना कोई, ये वर्ड्स हैं लेकिन सेंटेंस नहीं है। कारण क्या है, रीजन क्या है, दीज आर नॉट इन सीक्वेंस। यह सबके सब जो वर्ड्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, क्रम से नहीं है। तो एन को बाहर लिख दिया, दिस इधर उधर मैंने जिग जैग कर दिया, इधर उधर कर दिया। अब तरीका मेरा क्या है, वो ये तरीका, अगर इस सेंटेंस को मैंने इस रूप में लिखिया तब यह आपका सेंटेंस कहलाएगा, जबकि यह सेंटेंस नहीं है, मीनिंगलेस सेंटेंस है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस, अब कहने का मतलब है परिवार में कोई ना कोई मुखिया होता है, और उस परिवार के मुखिया के कोई ना कोई उसके सदस्य भी होते हैं। हमारे चाहे आपके परिवार में दादाजी, उसके पिताजी, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो सेंटेंस में जो है आपका 5 टाइप्स होता है। कितने टाइप,
एक तरह कह सकते हैं ये पिताजी हैं, इन पिताजी के 5 गो पुत्र हैं। क्या हुआ था? तो सेंटेंस क्या बता गया? 5 पुत्र हैं, यानी एक पिता के 5 पुत्र हैं। अब इन पांचों सेंटेंसों का हमको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। कारण क्या है, जब तक हम इसके टाइप्स को नहीं समझेंगे तब तक पूरे सेंटेंस को अच्छे से बेहतर से आप नहीं समझ सकते। केवल पिताजी के बारे में नहीं है, उनके पुत्रों के बारे में भी जानना पड़ेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या, सेंटेंस के बारे में पहला टॉपिक क्या समझेंगे आप लोग? सेंटेंस का पहला सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIVESENTENCE। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक मतलब क्या हो गया? जब भी सेंटेंस को हम देखते हैं तो इस सेंटेंस में ये मालूम हो कोई कार्य होना भी पाया जाता है, कोई किसी कार्य को इनकार भी किया जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब इस पिताजी के अगर 5 पुत्र हैं तो बड़े बेटे का नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ भी बड़े बेटे का 2 बच्चे पैदा हुए, इनसे 2 बच्चे हैं। एक क्या नाम है भाई? अफर्मेटिव है, एक अफर्मेटिव है, और जो दूसरा होता है वो होता है निगेटिव। यानी पहले सेंटेंस के पार्ट क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरे का पार्ट क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या है? जिसको यानी असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य है, जो सिंपल हो। साधारण का मतलब क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का होना भी पाया जाए और न होना भी पाया जाए, लेकिन जिस वाक्य में काम का होना पाया जाएगा, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, तो वह अफर्मेटिव होगा। लेकिन जैसे ही दूसरे सेंटेंस के बारे में आते हैं जिसमें सीधे सीधे सेंटेंस को इग्नोर कर दिया जाए, इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब अगर किसी पिता के 5 पुत्र है और बड़े बेटे के 2 पुत्र हैं तो एक बढ़िया भी होता था, दूसरा नालायक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक को सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे को लोग नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर जिसको रिस्पेक्ट किया जाए, जिसको माना जाए कि हाँ ये है, वो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरे को जिसको इनकार कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, वो सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। एज एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया, जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए मोहन इज ए डॉक्टर। मोहन इज ए डॉक्टर। मोहन क्या है? एक डॉक्टर है। अब कहने का मतलब है आप क्या कर रहे हो? सेंटेंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट का मतलब क्या? आप ये मानते हैं कि मोहन एक डॉक्टर है, लेकिन जैसे ही इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, क्या कर दिया? मोहन इज नॉट ए डॉक्टर। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? पहले को आपने एक्सेप्ट किया, दूसरे को सीधे आपने मना कर दिया। मतलब सीधा सीधा फंडा ये है कि जहां पर हमको निगेटिविटी दिखाई देगा तुरंत हम समझ लेंगे कि यह हमारा असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। अगर एक्सेप्ट होगा तो असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सेप्ट नहीं होगा, मना कर दिया गया हो, तो हम कहेंगे क्या? असर्टिव का निगेटिव। आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, लेकिन ये जो तरीका होता है वो बेहतर नहीं होता है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं होता है। हमें जब भी कुछ कहना होगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम कहेंगे असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जब निगेटिव होगा तो उसको बोलेंगे हम असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। एज एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए she does not write a letter. She does not write a letter. आप नॉर्मल चीज में, ये टेंस के अकॉर्डिंग में समझा दे रहा हूँ, बाद में आपको टेंस भी सब कुछ यहाँ पे समझाया जाएगा। अब एक कह रहा है सी डज नॉट राइट ए लेटर, यानी वह एक पत्र को नहीं लिखती है। अब देखिए डज नॉट मैंने इस्तेमाल किया तो नॉट का प्रयोग मैंने किया, इसका मतलब क्या कहेंगे आप कि यह असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस। लेकिन जैसे ही मैंने डज नॉट को रिमूव कर दिया, सी राइट्स ए लेटर मैंने कह दिया, तो यहाँ सेंटेंस क्या हुआ? अफर्मेटिव, यानी आप कहेंगे क्या? असर्टिव का
अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में हमको नॉट या नेवर दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। सो यहाँ पर सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट था असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि सर ये चीज़ क्या है, थोड़ा इसके बारे में और बता दीजिए। आगे वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे इसके टॉपिक पर। पहला सेंटेंस के बाद जितने भी 4 स्टेप्स बचे हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस करके मैं आपको बताता रहूँगा, और आपको इस प्लेटफॉर्म पर 0 से लेकर, यानी आपका बेस से लेकर आपकी पूरी जानकारी जितना आपको पढ़ना है 10th 9th 11th 12th सब के सब यहाँ पर लिटरेचर और ग्रामर दोनों चीज़ आपसे डिस्कस किया जाएगा। आई होप पूरी कोशिश की जाएगी आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड हो। थैंक यू वेरी मच।